बच्चों, आज मैं वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित पृथ्वी पुत्र संकलन से राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक लिया गया है। और राष्ट्र का स्वरूप जो है यह एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने राष्ट्र के स्वरूप का वर्णन किया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्र का स्वरूप क्या है। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्र का स्वरूप भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। कहने का मतलब पृथ्वी, जन और संस्कृति, इन तीनों का जो सम्मिलन है इसी को हम राष्ट्र कहते हैं। तो इसमें जो है भूमि, पहला राष्ट्र का स्वरूप का पहला जो अंग है या पहला जो तत्व है भूमि है। तो भूमि के संदर्भ में लेखक ने सबसे पहले जो प्रथम महत्वपूर्ण तत्व है उस भूमि के उपयोगिता और उसकी महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है कि किस प्रकार हम उसको समृद्ध बना सकते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है, महिमा क्या है, इसके संदर्भ में बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले भूमि का निर्माण देव ने किया, अर्थात भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप विकृत न होने दे। इसके साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेत रहे, अर्थात वो सतर्क रहे। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि पृथ्वी की समस्त जो राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, क्योंकि पृथ्वी की समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है पृथ्वी ही। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती है वह आधारहीन होती है। इसका अस्तित्व थोड़े ही समय में समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरव अस्तित्व के प्रति जितना अधिक हम सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना बनी रहती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना ही सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के स्वरूप, भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना और उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना जो है प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। इस प्रकार से हमें इस पृथ्वी की स्वरूप के संदर्भ में लेखक ने इसको प्रभावपूर्ण ढंग से पृथ्वी की महिमा एवं उपयोगिता को प्रस्तुत किया है। और उसके बाद पृथ्वी की समस्त जो राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें सचेत भी किया है।
इस प्रकार से इसके संदर्भ में आगे बताना चाहता है कि इस कर्तव्य की पूर्ति जो है सैकड़ों हजारों वर्ष से होनी चाहिए। पृथ्वी ने जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए अर्थात उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरण से राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। अर्थात पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का प्रारंभ होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की जो उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले जो मेघ अर्थात जो बादल है, जो प्रतिवर्ष समय समय पर पृथ्वी पर आकर अपने अमृत रूपी जल से इन्हें सींचते हैं, ये सभी बातें जो हैं हमारे अध्ययन के क्षेत्र में के अंतर्गत होना चाहिए। और मेघ जालों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब उन बादल समूहों को बनाने के लिए तृण और लताएं और अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, जो उनका अपूर्व योगदान होता है, उसके विषय में भी हमें परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। और हमारी धरती के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है और यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के जो मूल्यवान अर्थात जो रत्न हैं, रत्नों को अपने हृदय में धारण करने के ही कारण हम पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं। अर्थात वसुओं को धारण अर्थात रत्नों को धारण करने के कारण ही हम इस पृथ्वी को वसुंधरा भी कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमारे राष्ट्रीय भावनाओं को जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ, इसके गर्भगृह में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियां दिन रात बहती रहती है। इन्हीं नदियों के साथ पहाड़ों की जो उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती रहती है। धरती के विस्तृत वक्षस्थल पर बहने वाली नदियों ने अपनी मिट्टी से ही धरती को सजाया और संवारा है और इसे उपजाऊ योग्य बनाया है। हमारे देश के जो भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण करना अति आवश्यक है। हमारे वैज्ञानिकों ने, भूगोलविदों ने तथा भूगर्भ जो वेत्ता है, उस धरती के रहस्यों की खोज में निरंतर लगे रहते हैं, जिससे वह धरती के गर्भ छिपे हुए खजाने की खोज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस गद्यांश में लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीयता की जो भावना है केवल भावात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो, ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित जो नक्षत्र है, गैस एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचर, खनिज तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छिपी हुई
अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नवयुगों में राष्ट्रीय चेतना और सबके प्रति जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा विकसित होती है और जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होंगे तब तक राष्ट्र को सुप्त ही समझना चाहिए, अर्थात राष्ट्र को सोया हुआ या अज्ञानता से पूर्ण समझना चाहिए। इस प्रकार से लेखक ने राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए भौतिक ज्ञान के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके बाद अगला गद्यांश खंड है और इस गद्यांश खंड में राष्ट्र के स्वरूप की नवीनता प्रदान करने के लिए विज्ञान और उद्यम माने प्रयास, विज्ञान और उद्यम दोनों का एक साथ आगे कदम बढ़ाना आवश्यक है। इस गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को उन्नत बनाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि विज्ञान और उद्यम ये दोनों को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए और विज्ञान का विकास इस रूप से हो कि वह उद्यम अर्थात श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात न करे, बल्कि उसके कार्यों की कुशलता के गुणात्मक वृद्धि करे। यह कार्य किसी दबाव में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सबकी सहमति अर्थात सबकी जो स्वीकृति है, इच्छा से है और प्रसन्नता से होना चाहिए। उत्साह और अथक परिश्रम का भी इसमें समावेश होना आवश्यक है। यहाँ एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें राष्ट्र की नीतियों के निर्धारण और उनका क्रियान्वयन में सभी लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना है, अर्थात सरकार की जो नीतियाँ हों और उन नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन कराना, कार्य रूप में लाना सभी लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करें, अर्थात सबको रोजगार प्राप्त हो। यदि एक भी हाथ बिना काम अर्थात रोजगार के रहा हो अर्थात रोजगार प्राप्त न हुआ हो तो हमारे राष्ट्र की जो समृद्धि का उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो सकता है। अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। वह एक खाली हाथ ही राष्ट्र के सौंदर्य में कलंक के समान प्रतीत होता है, अर्थात यदि एक भी व्यक्ति बिना रोजगार के रह जाता है तो राष्ट्र का जो सौंदर्य है वह कलंकित हो जाता है। कहने का आशय यह है कि अपनी मातृभूमि की समग्र और सर्वोत्तम समृद्धि उसके रूप सौंदर्य को चरम तक पहुंचाने के लिए विज्ञान का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि उससे हर एक हाथ को रोजगार मिले, अर्थात हर एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो। इस प्रकार से विज्ञान और उद्यम का प्रयास होना चाहिए। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रगति और वहाँ के लोगों की जो परिश्रमशीलता को अनिवार्य तत्वों के रूप में इस गद्यांश में प्रस्तुत किया गया है। और इसके साथ ही साथ कवि ने बड़े सरल और संस्कृत भाषा के द्वारा गंभीर और विचारात्मक शैली के द्वारा अपनी बात को सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। अब इसमें मैंने इन गद्यांश को
सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अब इस पर जो प्रश्न बनते हैं और उन्हीं प्रश्नों को आप सभी को पढ़ना होगा और उन प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश के ही आधार पर आपको देना है। इसके बाद मैं कल जो राष्ट्र के दूसरा भाग है, अर्थात दूसरा जो तत्व है जन, और जन के संदर्भ में आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ।